अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं यासिर, आपका होस्ट और आपका दोस्त। उम्मीद करता हूं आप सब खैर आफियत से होंगे। आज मैं बात करूंगा तुर्की के इलेक्शंस पर कि किस तरह इलेक्शंस हुए और कौन तुर्की का नया सदर मुंतखब हुआ और कितना टर्नओवर रहा और तुर्की में किस तरह से इलेक्शंस कंडक्ट किए जाते हैं। इस सारे मामले को मैं आपके सामने रखूंगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहले पहुंच सके। जैसा कि आप सब जानते हैं कि गुज़िश्ता रोज़ 28 मई को तुर्की में इलेक्शंस का दूसरा मरहला था और इस मरहले में तैयब एर्दोगान कामयाब हुए और नए सदर मुकर्रर हुए। इससे पहले 2003 में तुर्की के प्राइम मिनिस्टर तैयब एर्दोगान इलेक्ट हुए थे और गुज़िश्ता 20 सालों से वो तुर्की के हुक्मरान के तौर पर सामने आ रहे हैं और ये तीसरी दफ़ा वो तुर्की के सदर बने हैं। इस सारे सिनेरियो में तुर्की का जो तरीक़ाकार है इलेक्शंस का वो ये है कि तुर्की में जो भी कैंडिडेट्स होते हैं एक डेट मुकर्रर कर दी जाती है जिसमें तमाम जितनी भी आवाम है वो अपना वोट का हक़ इस्तेमाल करती है और अपने नुमाइंदों को जो है वो सिलेक्ट करते हैं। इसमें तुर्की के आइन में है कि किसी भी कारकुन को जीतने के लिए 50% जमा एक वोट जो है वो लेना होता है। लेकिन जब तुर्की का आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले पहला मरहला हुआ तो उसमें कोई भी रुकन जो था वो 50% वोट हासिल ना कर सका, लेकिन उस मरहले में भी तैयब एर्दोगान ने सबसे ज़्यादा वोट हासिल किए, 49.4% वोट हासिल किए। और जबकि जो दूसरे नंबर पर आने वाले कारकुन थे कमाल खलील तो उनको 44.6% वोट पड़े और उसके बाद 2 अरकान थे जिनमें से एक को 6% वोट पड़े थे। दूसरे मरहले में ये होता है कि जब दूसरा मरहला आता है तो जिनके वोट्स तीसरे और चौथे नंबर पर होते हैं या 5वें नंबर पर होते हैं, बाद वाले अरकान होते हैं, उनको उस लिस्ट से खारिज कर दिया जाता है और टॉप जो 2 होते हैं उनके दरमियान दोबारा से पोल होता है। तो जब ये पहला मरहला हुआ तो तैयब एर्दोगान की जो कमाल खलील पर लीड थी वो 26 लाख वोटों की थी, जो कि एक बहुत बड़ी लीड मानी जाती है। और इसके बाद कल दोबारा से पोल हुए और जो पोलिंग का नतीजा हुआ उसमें तैयब एर्दोगान 52.6% वोट लेकर कामयाब हुए। लेकिन इस कामयाबी पर कमाल खलील ने उन पर धांधली का अभी फ़िलहाल जो है वो कदगन लगाया है, इल्ज़ाम लगाया है कि ये सारा इलेक्शन को मैनिपुलेट किया गया है। उसकी तहकीकात होंगी, लेकिन फिल वक्त तैयब एर्दोगान सदर मुंतखब हो चुके हैं और ये तीसरे सदर हैं और गुज़िश्ता 20 सालों से ये मुल्क के सरबराह हैं। 2003 में तैयब एर्दोगान पहली दफ़ा मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मुकर्रर हुए थे और गुज़िश्ता 3 टर्म्स में वो 2 टर्म्स में सदर रह चुके हैं और ये तीसरी दफ़ा वो सदर मुंतखब हुए हैं। और जबकि जो तैयब एर्दोगान का रुझान था वो रशिया की तरफ था और जो कमाल खलील उनकी सारी कैंपेन ये थी कि हमें यूरोप की तरफ जाना चाहिए और यूरोप के साथ मिल बैठकर अपनी तरक्की का सफ़र करना चाहिए। जबकि जो तैयब एर्दोगान थे उनका रशिया की तरफ रुझान था और उन्होंने कहा कि हमारा जो सल्तनत सऊदीया के साथ जो मुआहिदा है 100 साला वो अब ख़त्म होने जा रहा है। अभी तुर्की के राइज होने का टाइम है। अगर हम अपनी क़यादत को बदल देंगे तो तुर्की जो है वो तरक्की नहीं कर पाएगा। और साथ साथ उनका रशिया की तरफ रुझान था और लोगों ने उन पर एतमाद किया, उनको वोट दिया और इससे सारे इलेक्शन में 90% से ज़्यादा टर्नओवर रहा। इस पूरे इलेक्शंस में कहीं पर भी कोई भी दंगा फसाद या मैनिपुलेशन रिपोर्ट नहीं हुई, जबकि कमाल खलील ने उन पर इल्ज़ाम भी लगाया है। लेकिन इसके बावजूद मीडिया पर कोई भी कहीं पर भी मैनिपुलेशन का इस पर वीडियो या कोई भी इल्ज़ाम कहीं पर भी सामने नहीं आया। तो इसमें जो सऊदीया के साथ 100 साला मुआहिदा है, इसके बाद तुर्की की एक किस्म की किस्मत बदलने वाली है, क्योंकि 2 अगस्त 2023 में ये जो मुआहिदा है वो ख़त्म होगा। उसके बाद तुर्की अपनी
ख़ुद की पेट्रोलियम मसनूआत को पैदा कर सकेगा और पैदा करने के साथ साथ वो इनको पूरी दुनिया में कहीं पे भी सेल भी कर सकता है। और बॉस्फोरस ट्रेड फ्रेट जो है उसके बारे में, ये बॉस्फोरस जो कैनाल है इसमें से दुनिया में सबसे ज़्यादा शिप गुजरते हैं और ट्रेड इस कैनाल के थ्रू होती है, जिससे पहले तुर्की को कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होता था। बॉस्फोरस जो ट्रेड फ्रेट है उसमें तकरीबन सालाना 48,000 के करीब शिप गुजरते हैं, लेकिन वहाँ से कोई भी रेवेन्यू जनरेट नहीं होता, जिसका अब एक ख़तीर रकम आएगी तुर्की को इसमें ट्रेड की मद में। तो ये जो बेनिफिट्स हैं ये तुर्की को होंगे और एक तुर्की की तरक्की का अहम ज़रिया बनेंगे। कुछ लोगों का ख्याल है कि जो इनका माहिदा है सऊदी अरब के साथ 100 साल, तो उसके बाद ये अपने बॉर्डर्स को एक्सपेंड करेंगे और सऊदी अरब में जितने भी जो मकामात हैं, इस्लामी मकामात हैं, जिसमें मक्का मुकरमा भी है, मस्जिद नबवी है, ज़ियारात हैं, जितने भी मकामात हैं वो तुर्की के अंडर चले जाएंगे। ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। इस मुआहदे के तहत तुर्की पर कुछ पाबंदियाँ थी जो कि अगस्त 2023 से ख़त्म होने जा रही हैं और उम्मीद की जा रही है कि तुर्की जो है वो मज़ीद मजबूत होकर सामने आएगा। और लोगों ने इस वक्त एर्दोगान साहब पर अपना एतमाद किया है और ये एक डेमोक्रेसी की बेहतरीन मिसाल नज़र आई है और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान में भी ऐसी ही डेमोक्रेसी हो जहां पर लोगों को आज़ादाना तौर पर अपने हक का इस्तेमाल करने का हक हो और अपना वोट कास्ट करें और जिस को चाहें वो सपोर्ट करें और वोट से उनको इलेक्ट करें। इंशाल्लाह पाकिस्तान आने वाले वक्तों में तरक्की करेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद। अस्सलामु अलैकुम।